हेलो जी, नमस्कार एवरीवन। नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस में अपना लास्ट चैप्टर जो बचा था वो था मानव जनन और जनन स्वास्थ्य के पीवाईक्यूज। यस, इनमें बेटा बायोटेक्नोलॉजी हो गया, आपका रिप्रोडक्शन हो गया। इनमें पीवाईक्यूज ही इतने कि हमने एडिशनल क्वेश्चंस नहीं करवाए, और करवाते भी तो उसी से रिलेटेड होते हैं ना। तो 2013 से लेकर के 2022 तक के आपके जितने भी क्वेश्चंस नीट में इन चैप्टर्स से हैं वो हमने आपको करवा दिए। चलिए, जैसा कि बेटा मैं आपको बोलती हूँ, मानव जनन और जनन स्वास्थ्य दोनों चैप्टर अगर मैं मिला दूँ तो बेटा आपके यहाँ से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 8 प्रश्न बनते हैं। सेम वेटेज बेटा, या यूं कह लो कम से कम 4, ज़्यादा से ज़्यादा 6, सॉरी 5 से 8 आपका बायोटेक का है, 4 से 6। बायोटेक में तो इवन मैंने आपको बताया था किसी किसी साल तो 12-12 क्वेश्चंस भी आए हैं, अच्छा खासा वेटेज है। चलिए तो शुरू करते हैं बेटा। मानव जनन जनन स्वास्थ्य से पहला क्वेश्चन आपका नीट 2013 का। स्तनधारियों में कॉर्पस ल्यूटियम का मुख्य कार्य निम्नलिखित को ही पैदा करना होता है। ये रूह कहाँ से आ गया पता नहीं, रूह कांप जाए तुम्हारी, ऐसा क्वेश्चन बढ़ गया ऐसा कुछ। हाँ, चलिए तो बेटा हमें पता है कॉर्पस ल्यूटियम, जिसको हम पीत पिंड भी बोलते हैं, येलो बॉडी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर येलो रंग का प्रोटीन उपस्थित होता है, ल्यूटीन प्रोटीन। ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम कब बनता है बेटा? अंडोत्सर्ग के दौरान, जब आपका सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है ग्राफियन पुटिका से, तो बेटा जो बची हुई संरचना है वो पहले कॉर्पस हेमराजिकम बनाती है, उसके बाद वो थोड़ा सा और डीजनरेट होकर के कॉर्पस ल्यूटियम बनाती है। ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावन करता है, जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। अगर अंडाणु निषेचन हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम 9 महीने तक बना रहता है, ठीक है। और अगर निषेचन नहीं होता है तो ये बेटा और नष्ट होकर के, डीजनरेट होकर के कॉर्पस एल्बिकन बना लेता है, ठीक है। फिर ये एक स्कार, दाग के फॉर्म में वहां पर उपस्थित रहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 2, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट, मानव नर में जनन और मूत्र प्रणाली की सांझी अंत्यवाहिका है। तो हमें पता है, अगर हम बात करें मादा तंत्र और नर जनन तंत्र की, तो नर जनन तंत्र में बेटा जो जनन नलिका है और जो मूत्र नलिका है दोनों समान है, दोनों एक कॉमन है, ठीक है। और जबकि मादा में ऐसा नहीं, दोनों की अलग अलग ओपनिंग्स हैं, ठीक है। तो मूत्र मार्ग बेटा, यानी कि यूरेटर नहीं, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, यूरेटर तो मूत्र वाहिनी हो गई। यूरेथ्रा बेटा एक कॉमन नलिका होती है, जिससे कि वीर्य भी आता है और इसी से बेटा मूत्र भी बाहर आता है, ठीक है। तो मूत्र मार्ग, मूत्र वाहिनी तो आपका यूरेटर हो गई, जो कि आपके मूत्र को वृक्क से मूत्राशय तक लेकर के आती है, ठीक है। शुक्रवाहक से केवल और केवल अपना ये शुक्राणु आते हैं, और शुक्रवाहिका भी शुक्राणु का ही ट्रांसपोर्ट करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1। नेक्स्ट है आपका, एक सामान्य गर्भवती स्त्री में गोनाडोट्रोपिन की सही सक्रियता का वर्णन करने वाले विकल्प का चयन करें। तो बेटा गोनाडोट्रोपिन कहाँ से आता है? आपके हाइपोथैलेमस से। कहाँ से आता है ये? आपके हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से आने वाला जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, जिसको हम बोलते हैं GnRH, ये आपकी अग्रपीयूष ग्रंथि पर काम करता है। और अग्रपीयूष ग्रंथि इसके कहने पर क्या निकालती है? अग्रपीयूष ग्रंथि इसके कहने पर 2 हार्मोन निकालती है, LH या ICSH। ICSH हम केवल इनको नर के केस में कहते हैं। वहीं और दूसरा हो गया आपका FSH, पुटिकी प्रेरक हार्मोन है ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हो गया आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो इसमें सही हो जाएगा गोनाडोट्रोपिन की सही सक्रियता। तो गोनाडोट्रोपिन FSH तथा LH के उच्च स्तर द्वारा एंडोमेट्रियम के स्थूलन का उद्दीपन करती है, बिल्कुल भी नहीं। FSH तथा LH के उच्च स्तर द्वारा भ्रूण के अंतरोपण को सुविधाजनक बनाती है, नहीं, ठीक है। HCG का उच्च स्तर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, एक मिनट, एक सामान्य गर्भवती स्त्री में गोनाडोट्रोपिन की सही सक्रियता का वर्णन करने वाले विकल्प का चयन करिए, ठीक है। गोनाडोट्रोपिन मतलब जो कि गोनाड्स, ये आपको गोनाड्स को स्टिमुलेट करती है। चलो ये आगे भी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये LH और FSH किस पर काम करते हैं? ये FSH बेटा आपकी, अगर हम मादा में बात करें तो मादा में बेटा ये किस पर काम करेंगे? मादा में ये ग्राफियन पुटिका का निर्माण करवाएंगे, ठीक है। वहीं नर में बेटा ये शुक्राणु जनन करवाएंगे। नर में ये आपकी सर्टोली कोशिकाओं को बोलते हैं भैया, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कर दो, ठीक है। साथ ही साथ ये आपके जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं उन पर भी काम करते हैं शुक्राणु जनन करवाने के लिए। LH बेटा मादा में अंडोत्सर्ग करवाता है, ठीक है, मादा में ये अंडोत्सर्ग करवाता है। वहीं बेटा नर में ये LH या ICSH जो हमने बोला, नर के केस में बेटा ये आपकी लेडिक कोशिकाओं को प्रभावित करता है, उद्दीपित करता है कि चलिए आप एंड्रोजन्स का स्रावन शुरू करिए, ठीक है। क्या करता है ये? आपके एंड्रोजन्स का स्रावन शुरू करवाता है, ठीक है।
इन्हीं में मुख्य एंड्रोजन है आपका टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। तो HCG का उच्च स्तर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के संश्लेषण को उद्दीपित करता है। ओहो, HCG बेटा जब तक हाई रहेगा तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के संश्लेषण को उद्दीपित करता है। अच्छा, और HCG का उच्च स्तर एंडोमेट्रियम के स्थूलन का उद्दीपन करता है। नहीं बेटा, HCG जब तक हाई रहेगा मतलब प्रेगनेंसी मेंटेन्ड है, और प्रेगनेंसी मेंटेन करने में आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका तीसरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला है हिस्टेरेक्टमी में शल्य क्रिया द्वारा किसको काटकर निकाला जाता है? तो हिस्टेरेक्टमी बेटा मादाओं में की जाती है, हिस्टेरेक्टमी, जिसमें बेटा सर्जरी के दौरान गर्भाशय को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सेकंड। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से मानवों में प्रसव की प्रक्रिया के आरंभ के लिए एक महत्वपूर्ण घटक नहीं होता। प्रसव मतलब हो गया बेटा डिलीवरी। ठीक है, एक महत्वपूर्ण घटक नहीं होता। तो इनमें से ऐसी कौन सी घटना है जो कि प्रसव के दौरान नहीं होती है? ठीक है, तो यहाँ पर बेटा प्रसव की प्रक्रिया के शुरुआत में नहीं होती है। तो प्रोलैक्टिन की निर्मुक्ति, तो बेटा प्रोलैक्टिन तो आपका दुग्ध निर्माण करवाता है, स्तन ग्रंथियों पे काम करता है, इसका प्रसव से कोई भी लेना देना नहीं है। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन अनुपात में वृद्धि, बिल्कुल सही बात है, दोनों एकदम से बढ़ते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स का संश्लेषण, बिल्कुल सही है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स बेटा आपके दर्द के एहसास के लिए जरूरी होते हैं। लगभग सभी शरीर के प्रत्येक ऊतक में प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं और ये पेन का एहसास करवाते हैं। ठीक है, ऑक्सीटोसिन की निर्मुक्ति, ऑक्सीटोसिन तो बर्थ हार्मोन है ही। ठीक है, ये जन्म करवाता है। ठीक है, यहाँ ये क्या करता है, आपकी जो गर्भाशय की पेशियों में संकुचन कराता है ताकि बच्चे को बाहर की तरफ धक्का लग सके। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन का बेटा यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है, उत्तर हो जाएगा एक। नेक्स्ट, क्षमतायन किसमें बदलाव होने को बताता है? तो क्षमतायन बेटा हो गया आपका कैपेसिटेशन। आपको पता है जो आपके शुक्राणु होते हैं जिनका निर्माण कहाँ हुआ है बेटा? शुक्राणु निर्माण हुआ है आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। ठीक है, तो शुक्राणु को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनने के बाद वो सारा वो पूरा पथ ट्यूबुला इरेक्टाई से रेटिटेस्टिस से आपका वासा फ्रेंचिया से एपिडाइमस शुक्र वाहिकाएं, वहां से अधिवृषण, अधिवृषण से शुक्रवाहक नलिका, आपका वास डिफरेंस, वहां से बेटा वो आपकी सेमिनल वेसाइकल की नलिका से मिलकर के इजैकुलेटरी यानी कि इजैकुलेटरी डक्ट बनाता है। इजैकुलेटरी डक्ट की मुझे हिंदी नहीं याद आ रही है, जो भी है इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी नलिका बनाता है। स्खलन नलिका, यस, स्खलन नलिका बेटा आगे आपके मूत्र मार्ग में जाकर के मिलती है ना। तो इनमें शुक्राणु जो बने हैं आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, इनका बेटा परिपक्वन कहाँ होता है? आपके एपिडाइमस में। ठीक है, ये स्टोर भी आपके एपिडाइमस और वास डिफरेंस में रहती हैं। ठीक है, लेकिन जब ये बेटा मादा जनन तंत्र में प्रवेश करती हैं तो वहां पर इनको इस लायक बनाया जाता है कि ये जाकर के अंडाणु के साथ निषेचन कर सके। तो उनको इतनी क्षमता प्रदान करना या उस लायक बनाना कि ये अंडाणु के साथ निषेचन कर सके, उसको बेटा हम बोलते हैं कैपेसिटेशन या क्षमतायन। ठीक है, अब ये कैसे किया जाता है? मादा जनन तंत्र में बेटा ये जो शुक्राणु का सिरा होता है, यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स और स्टीरोल्स का जो परत जो उसको ढक करके रखती है, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे सोडियम आयन को इन्फ्लक्स कराया जाता है। यहाँ पे खूब सारा सोडियम आयन अंदर भेजा जाता है जिसकी वजह से बेटा इनकी गति बढ़ जाती है। ठीक है, और ये जो परत ऊपर बनी हुई है ये हटा दी जाती है जिससे कि इनकी निषेचन करने की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये निषेचन के पश्चात शुक्राणु में नहीं बेटा, निषेचन से पूर्व शुक्राणु में। तो क्षमतायन किस में बदलाव होता है बेटा? शुक्राणु में बदलाव आता है निषेचन से पहले। ठीक है, बदलाव आने के बाद ये जाकर के निषेचन करने के लायक होते हैं, अंडाणु में बेटा नहीं होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका दूसरा। नेक्स्ट आ जाओ, युग्मक जनन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका सामान्यतः द्विगुणित होती है? द्विगुणित यानी कि 2n होती है। ठीक है, तो 2n कौन सी होती है बेटा? ये तो पोलर बॉडीज हो गई। तो पोलर बॉडीज, पहली पोलर बॉडी कब बनती है? पहली मियोसिस के बाद। ठीक है, और मियोसिस का मतलब ही रिडक्शनल डिवीजन होता है, यानी कि वहाँ पे जो आपके क्रोमोसोम है गुणसूत्र की संख्या आधी होने वाली है। तो ये बेटा आपके n होते हैं। क्या होते हैं ये आपके? n होते हैं। द्वितीयक ध्रुव का यानी कि सेकंड पोलर बॉडी कब बनेगी? जब बेटा आपके शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और दोनों के केंद्रक के मिलने से जस्ट पहले, है ना। तो ये भी बेटा आपका n होता है, ये भी गलत हो गया। प्रशुक्राणु आई गेस आपके क्या होते हैं? शुक्राणु से पहले वाली अवस्था जिसको हम स्पर्मेटिड्स बोलेंगे, है ना, ये भी आपके n होते हैं। शुक्राणु जन बेटा हो गए आपके स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, ये क्या हो गया आपके? स्पर्मेटोगोनिया।
और स्पर्मेटोगोनिया बेटा कैसे होते हैं आपके 2n होते हैं। ठीक है, प्राइमोडियल जर्म सेल्स। सही उत्तर हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट, एक्टोपिक गर्भावस्थाओं को दर्शाया जाता है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। नॉर्मल प्रेगनेंसी मतलब गर्भधारण कहाँ होता है बेटा, गर्भाशय के अंदर। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में गर्भधारण गर्भाशय को छोड़ के कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, फेलोपियन नलिका में हो सकता है, जो बाहर गुहा होती है जहाँ पे फिम्ब्रियस और ओवरी के बीच में जो जगह है पेल्विक कैविटी, वहां पर हो सकता है। ठीक है, बस ये आपके गर्भाशय में नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, तो हार्मोन असंतुलन के कारण समाप्त गर्भावस्थाओं के रूप में, बिल्कुल नहीं। आनुवांशिक अपसामान्य युक्त गर्भावस्थाएं, बिल्कुल नहीं। गर्भाशय के बजाय अन्य स्थान पे भ्रूण का निरूपण, बिल्कुल सही है। गर्भाशय में विकृत भ्रूण का निरूपण, बिल्कुल नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा बेटा 3। एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो प्रेगनेंसीज जिसमें जो अंतरोपण होता है वो गर्भाशय में छोड़ के कहीं पे भी हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना स्त्री में अंडोत्सर्जन से संबंधित नहीं है? कौन अंडोत्सर्ग नहीं कराने में, मतलब एलएच प्रवाह, एकदम से बेटा एलएच का लेवल बढ़ेगा तो ये तो मुख्य हार्मोन नहीं जो कि अंडोत्सर्ग करवाता है, ग्राफियन पुटिका फटती है और अंडाणु बाहर। सही है। एस्ट्राडायोल में कमी नहीं बेटा, एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ता है। जो ग्राफियन पुटिकाएं जो कि अच्छी खासी विकसित हो चुकी है उसके अंदर कोशिकाएं, वो बेटा एस्ट्रोजन का स्रावन बढ़ाती हैं। उन्हीं का काम है ना एस्ट्रोजन स्रावन करना। तो एस्ट्रोजन का स्रावन बढ़ता है अंडोत्सर्ग के दौरान, कम नहीं होता है। ठीक है, ग्राफियन पुटिका का पूर्ण विकास, बिल्कुल सही है। जब ग्राफियन पुटिका पूर्ण विकसित होंगे उसके बाद ही अंडोत्सर्ग होगा। द्वितीय कंडक का निर्मोचन, ठीक है, अंडोत्सर्ग के दौरान बेटा जो आपका सेकेंडरी oocyte है वही मुक्त होता है ना, वही रिलीज होता है। तो एस्ट्राडायोल में बढ़ा, मतलब एस्ट्राडायोल का जो स्तर है वो बढ़ता है, कम नहीं होता है। तो सेकेंड अंडोत्सर्ग से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट हो गया बेटा आपका मानव मादाओं में अर्धसूत्री विभाजन 2 यानी कि मियोसिस 2। मियोसिस 2 किसके पूर्ण हो जाने पर होता है? तो मैंने आपको बताया था मियोसिस 2 कब होगा बेटा, सेकेंडरी oocyte, ये आपका सेकेंडरी oocyte है, द्वितीय कंडक, ये सेकेंडरी oocyte बेटा, ये आपका सेकेंडरी oocyte है। ठीक है, ये भी एन है। जब शुक्राणु इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा तब बेटा यहाँ पर मियोसिस 2 कंप्लीट होगी, और मियोसिस 2 कंप्लीट होने पर बेटा क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा आपका ये सेकेंड पोलर बॉडी, द्वितीयक ध्रुवकाय, और यहाँ बन जाएगा बेटा आपका ओवम, जिसके साथ आपका ये जो शीर्ष है शुक्राणु का वो आकर के निषेचन करेगा। ठीक है, तो ये शुक्राणु का केंद्रक हो गया, अंडाणु का केंद्रक, ये दोनों बेटा सिनकैरियन। ठीक है, दोनों के केंद्रक आपस में मिलेंगे। तो किसके पूर्ण हो जाने पर होता है? जन्म के पूर्व नहीं, बिल्कुल नहीं। यौवनारंभ, निषेचन होने के बाद बेटा ये सेकेंडरी oocyte जो है वो डिवाइड होता है, मियोसिस 2 कंप्लीट होता है ना, गर्भाशय में रोपण। सही उत्तर हो जाएगा आपका निषेचन 3। नेक्स्ट है बेटा आपका एंट्रमी। पुटिका में निम्न में से कौन सी संरचना अकोशिकीय होती है? तो आपके एंट्रल जो फॉलिकल्स होते हैं है ना, उसमें आपकी कोरोना रेडिएटा है, उसमें आपके फॉलिकुलर सेल्स हैं, उसमें आपकी विटलाइन मेम्ब्रेन है हमारे केस में जो कि नहीं होती है। वहाँ पे हमारी एक जोना पेलुसिडा बेटा ऐसी परत होती है जो कि जिसमें कोई भी कोशिका नहीं होती है ना, जोना पेलुसिडा अकोशिकीय होती है। और इसी जोना पेलुसिडा के ऊपर बेटा आपके शुक्राणु के ग्राही उपस्थित होते हैं ना। तो ग्रैनुलोसा, थीका, स्ट्रोमा, ये सारी बेटा आपकी कैसी है? स्ट्रोमा तो खाली जगह है, ठीक है, तो स्ट्रोमा लिक्विड है। तो ये सब बेटा कैसे हैं? ग्रैनुलोसा लेयर और थीका लेयर इसमें कोशिकाएं हैं, लेकिन जोना पेलुसिडा आपकी अकोशिकीय है। उत्तर हो जाएगा आपका 1। नेक्स्ट, प्रायोगिक रूप से मानवों में निषेचन केवल तब संभव होता है। तो निषेचन कब संभव है बेटा? निषेचन संभव है जब अंडाणु और शुक्राणु दोनों एक ही समय पर कहाँ पहुंचेंगे? आपके एम्पुला भाग में। कहाँ पे? एम्पुला भाग में। ठीक है, तो फेलोपियन नलिका में अंडाणु के मुक्त होने के ठीक पश्चात शुक्राणुओं को योनि में पहुंचाया जाता है तब? बिल्कुल नहीं। फेलोपियन नलिका के तुम्बिका इस्थमस संधि पर, ये बेटा नीट 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, जो पुरानी एनसीईआरटी थी उसमें लिखा था कि निषेचन कहाँ होता है? एम्पुला इस्थमिक जंक्शन पे, तुम्बिका इस्थमिक संधि पर। लेकिन जो नई एनसीईआरटी आई है उसमें सुधार हुआ है
और उसमें सही चीज लिखी है कि आपका निषेचन कहाँ होता है, एम्पुला भाग यानी कि तुम्बिका भाग में, है ना। तो अगर तुम्बिका में सही समय पर एक ही समय पर यहाँ से अंडाणु और शुक्राणु पहुंचेंगे तो निषेचन संभव है। लेकिन यहाँ पे बेटा पुरानी एनसीईआरटी नीट 2016 का क्वेश्चन है, तो पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से तुम्बिका इस्थमस जंक्शन पर, संधि पर अगर एक समय पे दोनों पहुंचते हैं तो निषेचन हो जाएगा, है ना। तो फेलोपियन नलिका के तुम्बिका इस्थमस संधि पर अंडाणु और शुक्राणुओं को एक साथ पहुंचाया जाता है, तब निषेचन संभव है। गर्भाशय ग्रीवा में बेटा निषेचन नहीं होता, गर्भाशय में अंडाणु के मुक्त होने के 48 घंटे के अंदर नहीं, ठीक है। गर्भाशय में पहली बात तो अंडाणु मुक्त नहीं होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका दूसरा। नेक्स्ट, गलत कथन का चयन कीजिए। चलो भैया गलत चुनना है ना। FSH सर्टोली कोशिकाओं को उद्दीपित करता है जो शुक्र जनन में सहायता करते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। LH अंडाशय में अंडोत्सर्ग प्रारंभ कराता है, अंडाशय में, बिल्कुल सही है, ठीक है। LH एवं FSH पुटिकी प्रावस्था के दौरान धीरे धीरे घटते हैं, नहीं बेटा, पुटिकी प्रावस्था के दौरान ये धीरे धीरे बढ़ते हैं और अंडोत्सर्ग के दौरान दोनों बड़े होते हैं। ये आपका हो गया FSH, ये हो गया आपका LH। तो अंडोत्सर्ग के दौरान बेटा ये दोनों ही आपके बड़े हुए हार्मोन होते हैं, तो ये गलत हो गया। LH लेडिक कोशिकाओं, इसको बेटा हम ICSH भी बोलते हैं, नर के केस में इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्योंकि लेडिक कोशिकाओं को इंटरस्टिशियल कोशिकाएं भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये लेडिक कोशिकाओं की से एंड्रोजन के स्रावन को प्रारंभ कराता है, बिल्कुल सही है। और मुख्य एंड्रोजन हो गया आपका टेस्टोस्टेरोन, तो गलत हो गया बेटा आपका यहाँ पर तीसरा। नेक्स्ट, वाई को छेदन यानी कि वैसेक्टमी, वैसेक्टमी यानी कि वाज डिफरेंस, शुक्र वाहिका को काट करके बांधना, है ना, के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। गलत क्या है, तो वासा डिफरेंशिया को काटकर बांध दिया जाता है, बिल्कुल सही है। अव्युत्क्रम बंध्यता, इरिवर्सिबल, हम इरिवर्सिबली हम स्टेरलाइजेशन भी इसको हम बोलते हैं ना कि बंधे हो गए, अब वापस से आप जब चाहो तो इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, है ना, तो ये भी सही है बेटा। शुक्र द्रव में कोई शुक्राणु नहीं मिलेगा, हाँ सही है। जो वीर्य है, शुक्र द्रव क्या हो गया बेटा, बेटा आपका वीर्य हो गया, है ना। तो वीर्य में कोई शुक्राणु नहीं मिलेंगे, वैसेक्टमी के संबंध में कौन सा गलत है, तो ये तो सही हो गया ना। हाँ, वीर्य में बेटा शुक्राणु नहीं मिलेंगे, वीर्य में आपके सारी जो ग्रंथियां हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्रंथि और आपकी काउपर ग्रंथि, इनका स्रावन तो मिलेगा जो कि 90% होता है, शुक्राणु तो मात्र 10% होते हैं ना वीर्य में, वो नहीं मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्यों, क्योंकि वास डिफरेंस को काट के बांध दिया गया है। अच्छा एक और चीज, वैसेक्टमी के तुरंत बाद मतलब 15 दिन, 20 दिन, महीने भर तक शुक्राणु मिल सकते हैं, क्योंकि वास डिफरेंस में भी तो वो संग्रहित है ना, तो वो आएंगे। लेकिन 1 महीने के बाद अब वहां पर कोई शुक्राणु नहीं बचा है, तो उसके बाद बेटा वहां पर कोई भी शुक्राणु नहीं मिलेगा वीर्य में, है ना, 1 महीने के बाद, तो ये सही है। अधिवृषण में कोई शुक्राणु नहीं मिलते, ये गलत है बेटा, क्योंकि अधिवृषण में तो शुक्राणु रहेंगे, शुक्रवाहक तक जाएंगे पर पूरा पार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीच से हमने शुक्रवाहक नलिका को काट के बांध दिया है, तो 4 गलत है। अधिवृषण में कोई शुक्राणु नहीं मिलते, मिलते हैं, अधिवृषण में शुक्राणु मिलते हैं, गलत पूछा था ना, ठीक है। नेक्स्ट, शुक्राणुओं के परिवहन के मार्ग को निम्न में से कौन सही दर्शाते हैं, ये क्वेश्चन आपका 2 बार आ चुका है, ठीक है। वृषण जालक, रेडिटेस्टिस से शुक्रवाहक से अपवाही नलिकाएं से अधिवृषण, बिल्कुल गलत है बेटा। शुक्रवाहक अधिवृषण के बाद, अभी मैंने आपको बताया ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बना, रेडिटेस्टिस में गया जिसे हमने वृषण जालक बोला, वहां से वासा एफ्रेंशिया यानी कि अपवाही क्या बोलेंगे नलिकाएं या शुक्रवाहिकाएं इनको हम बोलते हैं, वहां से अधिवृषण, अधिवृषण से शुक्रवाहक, शुक्रवाहक से आपका स्खलन नलिका, स्खलन नलिका से मूत्रमार्ग, ठीक है। चलिए, तो ये गलत हो गया। अपवाही नलिकाओं से वृषण जालक नहीं आएगा, वृषण जालक से अपवाही नलिकाएं, अपवाही नलिकाओं से अधिवृषण, अधिवृषण से शुक्रवाहक, बिल्कुल सही है। इसको हम बोलते हैं रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस से वासा एफ्रेंशिया, यहां से एपिडिडाइमस और यहां से वास डिफरेंस, ठीक है। वृषण जालक से अधिवृषण से अपवाही बिल्कुल नहीं, ठीक है, तो सही उत्तर हो गया आपका 3। नेक्स्ट है, चलो मिलान करो, आओ भाई मिलान करें। मॉन्स प्यूबिस, ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया का भाग है, मादा के बाह्य जननेंद्रिय, बिल्कुल सही है, ए का 3, ए का 3, ठीक है। एंट्रम, एंट्रम बेटा ग्राफियन पुटिका में वो खाली जगह जहाँ पे लिक्विड फिल्ड रहता है, तो बी का 4, बी का 4, लो ये गलत हो गया, ये तो पहले गलत हो गया था। ट्रोफोएक्टोडर्म भ्रूण निर्माण में, तो सी का हो जाएगा 1, लो उत्तर हो गया हमारा 4। नेबन कण बेटा शुक्राणुओं में देखने को मिलता है,
ठीक है, चलिए, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का वो जो जाल स्पाइरली वो जो अरेंज रहते हैं उसको हम नेबनकन बोलते हैं, तो डी का 2 सही उत्तर हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट, चलिए, कई हार्मोन्स जैसे कि HCG HPL, CG लिखा हुआ है बेटा, CG नहीं है, HCG HPL एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन किसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं? तो ये बेटा प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन है और ये प्लेसेंटा यानी कि अपरा द्वारा स्रावित होते हैं, है ना। फेलोपियन नलिका, पीयूष ग्रंथि, अंडाशय, अपरा, प्लेसेंटा बेटा इसका स्रावन करता है। नेक्स्ट, इनहिबिन के बारे में सही कथन पहचानिए। इनहिबिन जो इनहिबिट करता है, रोकता है, ठीक है। LH FSH तथा प्रोलैक्टिन स्रावन को संदमित करता है, ठीक है। यह अंडाशय की कड़की कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होता है और FSH स्रावन को संदमित करता है, बिल्कुल सही बात है, ये नहीं है, ठीक है। तो यह अंडाशय की कड़की कोशिकाओं द्वारा और LH स्रावन को संदमित करता हो, रुको 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 रुको, इनहिबिन इनहिबिन FSH को संदमित करेगा, ठीक है। यह वृषण वृषण से बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है। तो इनहिबिन बेटा आपके अंडाशय की जो फॉलिकुलर सेल्स हैं उनसे आएगा और ये FSH के स्रावन को रोकता है। FSH वो हार्मोन है जो कि अग्रपीयूष ग्रंथि से आएगा और क्या करता है बेटा, ये अगली पुटिका का निर्माण शुरू करवाता है, अगली ग्राफियन पुटिका का परिपक्वन शुरू करवाता है, ठीक है। तो अगर एक बार साइकिल स्टार्ट, अगर एक बार प्रेगनेंसी हो गई, मतलब गर्भ धारण हो गया, तो बेटा क्या होगा, इनहिबिन क्या करेगा, ऊपर जाकर के रोकेगा ना कि अब गर्भ धारण हो गया है, अब अगली पुटिका का निर्माण नहीं कराना है, तो 9 महीने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट, योग्योत्पार्जन, वही है बेटा क्षमतायन जिसको हम बोलते हैं, या कैपेसिटेशन इंग्लिश में बोल देते हैं, जो मैंने आपको बताया था पीछे, जिसमें हम शुक्राणु को इस लायक बनाते हैं, उनको इतनी क्षमता देते हैं कि अब वो जाकर के निषेचन कर सकते हैं। तो ये मादा जननांग में होता है, वृषण जालिका में, अधिवृषण शुक्रवाक में नहीं होगा, मादा जनन क्षेत्र में होगा। सही उत्तर हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट, जनन के लिए आवश्यक हाइपोथैलेमिक हार्मोन GnRH किस पर काम करता है? तो अभी बेटा हमने पीछे देखा था GnRH हाइपोथैलेमस से निकल रहा है, अग्रपीयूष ग्रंथि से LH और FSH का स्रावन कर रहा है, ठीक है। तो अग्रपीयूष ग्रंथि पर LH और FSH के स्रावन को दीपित करता है, बिल्कुल सही है। पश्चपीयूष ग्रंथि पे ये काम नहीं करते हैं। अग्रपीयूष ग्रंथि, LH और ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन तो बेटा पश्चपीयूष ग्रंथि से निकलता है, वो भी हाइपोथैलेमस का हार्मोन है जो कि वहां संग्रहित रहता है, जरूरत पड़ने पर वहां से मुक्त होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 1। नेक्स्ट, सगर्भता को बनाए रखने के लिए अपरा कौन से हार्मोन स्रावित करता है? अब मैं आपको हमेशा क्या बोलती हूँ कि अगर आप PYQs भी कर लेते हो ना, काफी कुछ कर जाओगे। क्यों? अब बच्चे कहते हैं मैडम क्या एग्जैक्टली सेम आता है? एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नहीं भी आएगा तो क्वेश्चन को घुमा दिया जाएगा, वहां जो उत्तर था यहाँ वो उसको प्रश्न बना दिया। जैसे पीछे था कि HCG HPL कहाँ से निकलते हैं? अपरा से निकलते हैं। सगर्भता को बनाए रखने के लिए कौन कौन से हार्मोन चाहिए? HCG HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। यहाँ पे वही सेम आ गया ना घुमा करके क्वेश्चन। अपरा कौन से, ये जो इतने HCG HPL, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से निकलते हैं? अपरा से निकलते हैं। और यहाँ क्या बोल दिया, अपरा से कौन से हार्मोन निकलते हैं जो सगर्भता यानी प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं? तो HCG HPL, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन नहीं है। HCG HPL, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन नहीं है। HCG HPL, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नहीं है। तो सही उत्तर हो गया आपका 3। नेक्स्ट, शुक्राणु जनन एवं शुक्राणुयन में क्या अंतर है? तो बेटा शुक्राणु जनन में क्या होता है? शुक्राणु जनन में जो आपके स्पर्मेटिड्स होते हैं, ये जो कि गति नहीं करते, इनका गतिशील स्पर्म्स यानी कि शुक्राणुओं में परिवर्तित होना, ये हो गया आपका शुक्राणु जनन, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। और स्पर्मिएशन क्या होता है? स्पर्मिएशन में जो आपकी सर्टोली कोशिकाएं हैं स्तंभाकार, इनसे बेटा ये जो अंदर शुक्राणु यहाँ छुपे हुए रहते हैं, ये बेटा सेमिनिफेरस नलिका की जो अंदर गुहा ल्यूमेन है, या तो ये उसमें आते हैं या फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो शुक्राणु जनन में शुक्राणु प्रसू बनते हैं। शुक्राणु प्रसू क्या होते हैं? अच्छा, शुक्राणु प्रसू इज स्पर्मेटिड्स, ये इनको हम स्पर्मेटिड्स को शुक्राणु प्रसू बोलेंगे, हाँ स्पर्मेटिड्स। तो ऐसा नहीं है बेटा, ये नहीं बनते, यही गलत हो गया। शुक्राणु जनन, शुक्राणुयन में शुक्राणु बनते हैं, गलत। शुक्राणु जनन में शुक्राणु बनते हैं, बिल्कुल सही है, जबकि शुक्राणुयन में शुक्राणु प्रसू बनते हैं, बिल्कुल गलत, ठीक है। शुक्राणु जनन में शुक्राणुओं का सर्टोली कोशिकाओं में शुक्राशय नलिकाओं की गुहिका में मोचन, ये बेटा उल्टा हो गया है ना, जबकि शुक्राणुयन में शुक्राणु, ये बेटा उल्टा बता दिया। अगला, शुक्राणु जनन में शुक्राणु बनते हैं, ठीक है, जबकि शुक्राणुयन में शुक्राणुओं का सर्टोली कोशिकाओं से शुक्रजनक नलिकाओं की गुहिका में मोचन होता है, बिल्कुल सही है, उत्तर हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट,
स्तंभ में दी गई, चलो इनको मिलान कर लो। तो प्रचुरोद्भवन प्रावस्था जिसको प्रोलिफरेशन फेज बोलते हैं, प्रोलिफरेशन फेज जब आपका एंडोमेट्रियम जो गर्भाशय में प्रोलिफरेट कर रहा है, यानी कि उसकी भित्ति जो है वो मोटी हो रही है, उस टाइम पर बेटा आपके अंडाशय के अंदर पुटिका प्रवर्धन हो रहा है, यानी कि आपका ग्राफियन पुटिका बन रहा है। तो स्रावी प्रावस्था और ऋतुस्राव। तो स्रावी प्रावस्था बेटा आपका पीतपिंड प्रावस्था है, क्योंकि यहाँ पे श्रावण होता है। पीतपिंड किसका श्रावण करता है? प्रोजेस्टेरॉन का श्रावण करता है ना। तो पीतपिंड आपकी स्रावी प्रावस्था। तो बी का तो 3 है, बी का 3 ये रहा, बी का 3 ये रहा। तो आपका पहला और दूसरा गलत हो गया। ऋतुस्राव में बेटा आपकी गर्भाशय की जो अंतस्तर है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं वो टूटती है। तो सी का 1 हो गया, सी का 1 लो, उत्तर आ गया हमारा सेकंड। और प्रचुरोद्भवन में प्रोलिफरेशन में आपका पुटिका बनता है, अंदर ग्राफियन पुटिका बन रही है। तो ए का 2 सही उत्तर हो गया आपका 3। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नरजनन तंत्र में शुक्राणु कोशिकाओं के परिवहन का सही क्रम बता दो। चलो, तो शुक्रजनक नलिकाओं से शुक्रवाहिकाएं, शुक्रवाहिकाओं से अधिवृषण, वहां से वक्षण नलिका। वक्षण नलिका क्या होती है मुझे नहीं पता, देखते हैं। वृषण से अधिवृषण, अधिवृषण से शुक्रवाहिकाएं, ये गलत हो गया। शुक्रवाहिकाओं से अधिवृषण आता है, ये भी गलत हो गया। वृषण से अधिवृषण, अधिवृषण से शुक्रवाहिकाएं गलत हो गई, ठीक है। शुक्रजनक नलिकाओं से वृषण जालिकाएं, रेटिडेस्टिस, ठीक है। वहां से शुक्रवाहिकाएं वासा फ्रेंचिया, वहां से अधिवृषण एपिडेमिस। यहाँ से शुक्रवाहक यानी कि वास डिफरेंस से स्खलनीय नलिका, इजैकुलेटरी डक्ट से मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा से यूरेथ्रल मीएटस जो ओपनिंग है जिससे कि बाहर आ जाएंगे, वीर्य जिसके अंदर शुक्राणु है। उत्तर हो जाएगा 4। नेक्स्ट, अंडाणु केंद्रक से द्वितीय ध्रुवीय पिंड कब बाहर आता है? ये भी हमने पीछे डिस्कस कर लिया है। कब? सेकेंडरी पोलर बॉडी। सेकेंड पोलर बॉडी कब रिलीज होती है बेटा? जब शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश, सेकेंडरी साइट के अंदर प्रवेश कर चुका है लेकिन अभी निषेचन नहीं हुआ है, ठीक है। तो शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश से पहले नहीं आता है। प्रथम विदलन के साथ साथ बिल्कुल नहीं, शुक्राणु के प्रवेश के बाद लेकिन निषेचन से पहले बिल्कुल सही है, निषेचन के बाद नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 3। 19 का क्वेश्चन है ये। हाँ, नेक्स्ट, निम्न में से कौन ग्राफी पुटक से अंडाणु का मोचन करेगा? तो ग्राफी पुटक से अंडाणु कब निकलता है बेटा? जब LH का एकदम से प्रभाव बढ़ता है ना। तो प्रोजेस्टेरॉन की उच्च सांद्रता नहीं, प्रोजेस्टेरॉन तो बाद में बनना निकलना शुरू होता है ना, जब अंडाणु निकल जाता है, सेकेंडरी oocyte के बनने के बाद, निकलने के बाद कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, वो प्रोजेस्टेरॉन का स्रावन कराता है, ठीक है। LH की निम्न सांद्रता तो बिल्कुल ही गलत हो गया। LH की उच्च सांद्रता होती है जब अंडोत्सर्ग होता है। FSH की निम्न सांद्रता नहीं, FSH भी बढ़ता है। एस्ट्रोजन की उच्च सांद्रता, वैसे तो बेटा LH की उच्च सांद्रता इसका सही उत्तर होगा, लेकिन LH की उच्च सांद्रता नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे? एस्ट्रोजन की उच्च सांद्रता लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ग्राफियन पुटिका के अंदर जो ग्राफियन कोशिकाएं, जो पुटिकी कोशिकाएं, वो एस्ट्रोजन का स्रावन कर रही हैं, तो एस्ट्रोजन का स्तर इस टाइम पे काफी बढ़ जाता है। तो उत्तर हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट, द्वितीयक अंडक का अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होता है। द्वितीयक अंडक, सेकेंडरी oocyte का मियोसिस 2 कब पूरा होता है बेटा? ये भी हम देख चुके हैं। संभोग के समय नहीं, युग्मज बनने के बाद नहीं, शुक्राणु एवं अंडाणु के संलयन के समय, है ना, जब शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिलते हैं लेकिन निषेचन अभी नहीं हुआ है, उस समय पर बेटा मियोसिस 2 कंप्लीट होता है। देखो 3 बार आ गया यही क्वेश्चन आपके 10 सालों में। चलो फिर से भैया मैच दी फॉलोइंग है, आ जाओ। अपरा प्लेसेंटा जो कि क्या करता है? अंडाणु की परत है, नहीं। मानव जरायु, गोनेडोट्रोपिन, एंड्रोजन, रुक जाओ भैया। जोना पेलिसिडा अंडाणु की परत है, तो बी का 3 हो जाएगा, बी का 3, बी का 3, ये लो, ठीक है। 2 हट गए आपके। बल्बो एरिथ्रल ग्रंथियां जिनको कि हम काउपस ग्लैंड बोलते हैं, ये शिशिन का स्नेहन, लुब्रिकेशन देते हैं बेटा पेनिस को, तो सी का हो जाएगा 4। लो, उत्तर आ गया अपना 3। लेडिक कोशिकाओं से एंड्रोजन स्रावित होते हैं, डी का 1, ठीक है। और अब क्या? मानव जरायु, तो अपरा से मानव जरायु गोनेडोट्रोपिन, HCG, अच्छा HCG में ह्यूमन, ठीक है, ठीक है। तो हाँ, अपरा का सेकंड, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सेकंड। कई बार ऑप्शन देख के आंसर मतलब गैस करना पड़ता है। स्तनधारियों में शुक्राणु बंधन के ग्राही कहाँ उपस्थित होते हैं? अभी बेटा मैंने आपको पीछे बताया था कि जो स्पर्म के रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स आपके जोना पेलिसिडा पे होते हैं। जब, अच्छा आपको नहीं पढ़ा ये चैप्टर लेकिन पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। ये आपकी जो जोना पेलिसिडा परत होती है बेटा, इस पे ZP3 प्रोटीन्स पाए जाते हैं। क्या? ZP3 प्रोटीन्स। ये जो ZP3 प्रोटीन्स है बेटा, इसी पर आकर के आपके शुक्राणु चिपक जाते हैं या मिलते हैं,
और ये सारे शुक्राणु मिलकर के जो एक्रोसोम से लाइसिन एंजाइम्स है वो सब यहाँ पे रिलीज करते हैं। सबके रिलीज करने पे, लाइसिन एंजाइम्स रिलीज करने पर इतना वहाँ पे जो परतें हैं, कोरोना रेडिएटर और सारी ये जोना पेलिसिडा तो अंदर है ना, तो वो सारे एंजाइम्स मिलकर के बेटा इस परत को तोड़ करके कोई एक शुक्राणु को अंदर पहुंचाने में मदद करता है। ठीक है, तो जोना पेलिसिडा पे बेटा इसके ग्राही उपस्थित होते हैं। उत्तर हो जाएगा आपका एक। नेक्स्ट, मानव में प्रसव के आरंभ में निम्न में कौन महत्वपूर्ण अवयव नहीं है? देखो ये क्वेश्चन भी अपना पीछे रिपीट हुआ है ना। प्रसव के आरंभ में यानी कि डिलीवरी से के स्टार्टिंग में कौन महत्वपूर्ण अवयव नहीं है? ठीक है, तो ये देखो यहाँ तो ऑप्शंस भी सेम है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन का मोचन यहाँ नहीं होता है, बताया था। प्रोलैक्टिन तो दुग्ध का निर्माण करवाएगा। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के अनुपात में वृद्धि होगी। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का संश्लेषण होगा और ऑक्सीटोसिन का मोचन होगा जो कि बर्थ करवाएगा। लेकिन प्रोलैक्टिन का बेटा आपकी डिलीवरी से रिलेशन डायरेक्ट नहीं है एकदम से। नेक्स्ट, सगर्भता के उत्तरार्ध की अवधि में कौन रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावन करता है? तो बेटा रिलैक्सिन हार्मोन जो है ये आपके ओवरी से आता है। ठीक है, आपकी जो कॉर्पस ल्यूटियम है ओवरी के अंदर, जो कि 9 महीने तक मेंटेन्ड है ना, मतलब ऐसे 3 महीने तक होती है मेन, लेकिन लास्ट में बेटा वही थोड़ा बहुत आपका रिलैक्सिन हार्मोन निकलवाती है जो कि रिलैक्स करता है पेल्विक मसल्स को, जिससे कि बच्चा आसानी से बाहर आ जाए ना। तो गर्भाशय ग्राफिन पुटिका नहीं है, कॉर्पस ल्यूटियम से बेटा आपका रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है। उत्तर हो जाएगा आपका 3। गर्भाशय ग्राफिन, ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, नीचे दो कथन दिए गए हैं। शुक्राणुओं का शुक्रजनक नलिकाओं में मोचन को स्पर्मिएशन कहते हैं। शुक्राणुओं का शुक्रजनक नलिकाओं में मोचन, बिल्कुल सही बात है ना। ये स्पर्मिएशन हो गया आपका। शुक्राणु जनन शुक्राणु जन से शुक्राणु बनने की प्रक्रिया है? नहीं, शुक्राणु जन से नहीं बनते बेटा, ये उसको शुक्राणु प्रसू बोलते हैं। उससे शुक्राणु बनने की प्रक्रिया आपकी शुक्राणु जनन है ना। तो कथन एक सही है, दूसरा गलत है। आ जाओ, दोनों कथन गलत है। नहीं, एक सही है, दूसरा गलत है। बिल्कुल सही बात है, एक गलत दूसरा सही। ठीक है, दोनों सही है गलत, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका इसमें दूसरा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से कथन शुक्राणु जनन के लिए सही है लेकिन अंड जनन के लिए सही नहीं है? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए तो सही है लेकिन oogenesis के लिए सही नहीं है। इसके फलस्वरूप अगुणित युग्मक बनते हैं। ये तो दोनों में ही बनते हैं, है ना, तो ये गलत है। हमें ऐसा देखना है जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए तो सही है लेकिन oogenesis के लिए सही नहीं है। युग्मक का विभेदन अर्धसूत्री विभाजन समाप्त होने के पश्चात होता है। युग्मक का विभेदन जब मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाता है उसके बाद होता है। सही बात है। कहाँ? स्पर्मेटोजेनेसिस में। oogenesis में कब होता है बेटा? oogenesis में तो उसका विभेदन कब होता है? जो युग्मक है उसका विभेदन अर्धसूत्री विभाजन समाप्त होने के बाद नहीं होगा बेटा। उसका विभेदन केवल और केवल तब होगा जब निषेचन होगा। ठीक है, अदरवाइज तो वो सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में ही पड़ा रहता है ना। और जितनी बार फर्टिलाइजेशन होगा उतनी ही बार वो बेटा वहाँ पे कंप्लीट मियोसिस 2 करेगा। जबकि स्पर्म्स के केस में ऐसा नहीं है। स्पर्म्स के केस में जैसे ही मियोसिस 2 खत्म होता है सारे के सारे मैच्योर हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। ये बेटा है जो कि शुक्राणु जनन से संबंधित सही है लेकिन अंडाणु जनन से संबंधित सही नहीं है। समसूत्री विभाजन मूल कोशिका की समष्टि में अर्धसूत्री विभाजन लगातार आरंभ होता रहता है। तो बेटा लगातार, एक मिनट रुको, समसूत्री विभाजन मतलब माइटोसिस मूल कोशिका की समष्टि में अर्धसूत्री विभाजन लगातार आरंभ होता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में बेटा एक बार जब माइटोसिस मतलब एक तरीके से जब स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होता है तो वो लगातार होता है। ठीक है, एक बार वहाँ पे जो स्पर्मेटोगोनियाज हैं, जो पीजीसीज हैं, उनमें बेटा माइटोसिस चल रहा है ना, समसूत्री विभाजन, प्राइमरी oocyte बन रहे हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रहे हैं, उसके अंदर मियोसिस 1 हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, सेकेंडरी मियोसिस 2 हुआ, स्पर्मेटिड्स बने, फिर उनमें बेटा स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान स्पर्म्स बन गए। ठीक है, लेकिन अंडाणु में लगातार नहीं होता है। बर्थ से पहले, बच्ची जब पैदा हो रही है उससे पहले बेटा उसके अंडाशय में ये सब कुछ होकर के डिप्लोटीन 1 मतलब डिप्लोटीन जो है आपके प्रोफेज में वो स्टॉप हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है। फिर जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है फिर उसके बाद वो मियोसिस 1 कंप्लीट करता है ना, लेकिन मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं होता, वो मेटाफेज 2 में आकर के फिर से अरेस्ट हो जाता है। तो oogenesis के केस में लगातार नहीं होता, ये गलत हो गया है ना। ठीक है, बिल्कुल ये सही है। अगर पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एवं फुटिका प्रेरक हार्मोन द्वारा नियमित होते हैं, तो ये बेटा दोनों के केस में होता है। जो LH और FSH हैं जो कि अग्र पीयूष ग्रंथि से निकल रहे हैं, ये स्पर्मेटोजेनेसिस भी कराते हैं, oogenesis भी कराते हैं, दोनों करा रहे हैं। हमें क्या ऑप्शन देखना है? जो केवल स्पर्मेटोजेनेसिस में हो रहा है, oogenesis में नहीं हो रहा है ना। यह यौवनारंभ में प्रारंभ होता है, बिल्कुल सही है। स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होता है, oogenesis बर्थ से पहले, बच्ची जन्म लेती है उससे पहले शुरू हो चुका होता है। तो 3 B C E, B और C
BCE लो आ गया आंसर आपका BDE 3। ठीक है, नेक्स्ट, जीवन के किस चरण में अंडजनन आरंभ होता है? तो अंडजनन बेटा आपके जन्म से पूर्व ही आरंभ हो जाता है ना। भ्रूणीय परिवर्धन चरण में, जन्म के समय, वयस्क, यौवनारंभ। उत्तर हो जाएगा आपका एक। जब भ्रूणीय विकास हो रहा होता है उसी समय पे बेटा आपका oogenesis स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक बेटा जितने क्वेश्चंस थे ये आपके ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से थे, मानव जनन से। अब हम जनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्वेश्चंस करेंगे। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से लगभग आपके 11-12 क्वेश्चंस आए हैं यहाँ पे। तो कृत्रिम वीर्यसेचन से आपका क्या तात्पर्य है? तो आर्टिफिशियल जो इंसेमिनेशन करते हैं उसका क्या मतलब है? स्वस्थ दाता के शुक्राणुओं को सीधा अंडाशय के भीतर नहीं डालते हैं, किसी स्वस्थ दाता के शुक्राणुओं को ऐसी परख नली में नहीं डालेंगे, आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर रहे हैं बेटा, सीधा मादा जननांग में भेजते हैं। ठीक है, प्रति नहीं है, पति के शुक्राणुओं को ऐसी परख नली में स्थानांतरित, बेटा परख नली में यहाँ पे स्थानांतरित करते ही नहीं है, वो तो आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो गया ना, उसमें बाह्य निषेचन कर रहे हैं हम, यहाँ पे आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है, स्वस्थ दाता के शुक्राणुओं को कृत्रिम तरीके से सीधे ही योनि के भीतर डाल देते हैं, बिल्कुल सही है, सीधा फीमेल ट्रैक में इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, संतति निग्रह के लिए एक वैद्य विधि है। तो अगर आपको बर्थ कंट्रोल करना है तो उसके लिए एक वैद्य मतलब लीगल मेथड कौन सा है? मैथुन के दौरान कालपुरुष स्खलन करना, बेटा ये तो प्राकृतिक विधि है। ठीक है, बर्थ कंट्रोल की प्राकृतिक विधि है। उपयुक्त औषधि द्वारा गर्भपात करवा देना, ठीक है, ये आपकी लीगलाइज्ड है ना। और गर्भपात भी आप कब कर सकते हैं? आप पहले शुरुआती 12 हफ्ते में कर सकते हैं। ठीक है, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कर सकते हैं। अगर कोई इमरजेंसी है, कोई रेप का केस है या कोई बच्चे में आनुवांशिक रोग है, आनुवांशिक विकार है, उस कंडीशन में आप 12 हफ्ते के बाद भी 24 हफ्ते तक गर्भपात करवा सकते हैं। लेकिन बेटा उस कंडीशन में आपको एक नहीं 2 डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है, ऐसा है। ठीक है, तो उपयुक्त औषधि द्वारा गर्भपात करवा देना, ये बेटा आपकी लीगलाइज्ड मेथड है। MTP 1971 में लीगलाइज हुआ था इंडिया में। ठीक है, आर्तव चक्र के 10वें दिन से लेकर 7, ये भी बेटा आपका प्राकृतिक विधि है। प्रातःकाल मैथुन, बट ये तो है ही नहीं। ठीक है, तो 1 और 3 बेटा आपकी प्राकृतिक विधियां हैं। वैद्य विधि हम लीगलाइज्ड की बात करें तो लीगलाइज्ड में बेटा आपका आ जाएगा सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट, ट्यूबेक्टमी बंदीकरण की एक विधि है जिसमें ट्यूबेक्टमी, वैसेक्टमी, ट्यूबेक्टमी, ये बेटा मादाओं में होती है। इसमें जो अंडवाहिनी है, फेलोपियन नलिका, उसको बीच में से काट के बांध दिया जाता है ना। तो डिंबवाहिनी नली का छोटा भाग निकाल या बांध दिया जाता है, बिल्कुल सही है, सही तो है। अंडाशय को शल्यक्रिया विधि से अंडाशय को नहीं निकाला जाता है। वास डिफरेंस बेटा ये नर में होता है। गर्भाशय शल्यक्रिया विधि द्वारा निकाल दिया जाता है, बिल्कुल नहीं, ये तो आपका हिस्टेरेक्टमी होगा, है ना। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका एक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक हार्मोन मोचित करने वाली अंतः गर्भाशय युक्ति है? तो हार्मोन मोचित करने वाली बेटा आपकी 2 हैं। एक तो हो गई LNG-20, लेवोनोर्गेस्ट्रॉल 20, दूसरी प्रोजेस्टासर्ट। ठीक है, तो LNG-20, लेवोनोर्गेस्ट्रॉल 20, लेवोनोर्गेस्ट्रॉल 20, है ना। मल्टीलोड 375 आपका कॉपर मोचित करने वाला IUD है। ग्रीवा टोपी बेटा एक रोध तरीका है, और वॉल्ट, ये दोनों आपके महिलाओं के लिए रोध तरीके हैं। ये आपकी कॉपर मोचित करने वाली है ना। तो हार्मोन मोचन करने वाला जो IUD है वो हो गया आपका LNG-20 और प्रोजेस्टासर्ट। सेकंड, सहायक जनन प्रौद्योगिकी IVF, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART में IVF के अंतर्गत किसका स्थानांतरण होता है? तो बेटा अगर आपने IVF किया है यानी कि बाह्य निषेचन किया है, परख नली के अंदर बेटा अगर आपने निषेचन किया है तो हम क्या करते हैं? युग्मनज बन गया, जाइगोट बन गया। जाइगोट बनने के बाद हम उसमें विदलन होने देते हैं। क्लीवेज के दौरान 2, 3, 4 जैसी भी कोशिकाएं बनेंगी। अगर 8 कोशिकीय अवस्था तक आप उस ब्लास्टोमेर को निकालते हैं, 8 कोशिका अवस्था तक, तो हम बेटा उसका स्थानांतरण करते हैं आपके डिंबवाहिनी में, है ना। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट जिसको हम बोलते हैं। और अगर 8 से बाद अगर हम निकाल रहे हैं, कोशिका अवस्था के बाद अगर हम उसको बाहर निकाल रहे हैं, तो उसका बेटा स्थानांतरण करते हैं हम सीधा गर्भाशय में, है ना, जिसको हम बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, अंतः गर्भाशयी स्थानांतरण। तो अंडाणु का फेलोपियन नलिका में नहीं बेटा, अंडाणु का फेलोपियन नलिका में हम करते हैं गिफ्ट तकनीक द्वारा, जब मादा खुद से अपने अंडाणु बनाने में सक्षम नहीं होती है। ठीक है, युग्मनज का फेलोपियन नलिका में, बिल्कुल सही है, जिसको हम बोलते हैं जिफ्ट। ठीक है, युग्मज का गर्भाशय में नहीं बेटा, ये हम करते हैं युग्मज का नहीं करते हम। 8 से 16 कोशिका अवस्था के बाद बेटा अगर हम स्थानांतरण करते तो हम क्या करते हैं? आपके गर्भाशय में। ठीक है, IUT। 16 ब्लास्टोमियस युक्त भ्रूण का फेलोपियन नलिका में नहीं बेटा। ठीक है,
16 ब्लास्टोमेर में तो हम इसको गर्भाशय में भेजेंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सेकंड। नेक्स्ट, यौन संचारित रोग नहीं है, इनमें से कौन सा एसटीडी नहीं है? एनकेफ्लाइटिस नहीं है, एनकेफ्लाइटिस नहीं है, सिफिलिस, एड्स और ट्राइकोमोनियासिस, ये तीनों आपके एसटीडीज हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं, है ना। एनकेफ्लाइटिस नहीं है। नेक्स्ट, एक निसंतान दंपति को गिफ्ट नामक तकनीक, गिफ्ट गेमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जिसमें हम अंडाणु को मादा में अंदर मादा की डिंबवाहिनी में स्थानांतरित कर रहे हैं, ऐसी मादा की जो खुद अपने अंडाणु नहीं बना सकती, ठीक है, लेकिन वो गर्भ धारण कर सकती है, पूरे 9 महीने तक गर्भाशय उसका एकदम ओके है। तकनीक के जरिए बच्चा प्राप्त करने में मदद की जा सकती है। इस तकनीक का पूरा नाम है गेमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ओहो, हिंदी में नाम दिया है, आंतरिक फेलोपियन नलिका में जनन कोशिका स्थानांतरण। जर्म सेल्स थोड़ा ना डालते हैं इसमें हम, नहीं। वीर्य सेचित फेलोपियन नलिका में युग्मक का स्थानांतरण, वीर्य सेचित नहीं, पहले ही उसमें मतलब आपने वीर्य सेचन करा रखा है, फिर आप युग्मक नहीं। अंतः फेलोपियन नलिका में युग्मक का स्थानांतरण, अंतः फेलोपियन, हाँ, इंट्रा फेलोपियन में युग्मक जाइगोट, एक मिनट, युग्मक हो गया आपका गेमीट का ट्रांसफर, बिल्कुल सही है। युग्मक का आंतरिक निषेचन और स्थानांतरण नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 3। यानी इंग्लिश मुझे ज्यादा पता है, लिख लो, गेमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर गिफ्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, गर्भ निरोधन विधि एवं उनकी कार्यप्रणाली के संदर्भ में असत्य मिलान, गलत क्या है? ठीक है, रोध विधि निषेचन को रोकती है, बिल्कुल सही है, बैरियर्स है ना, अंडाणु शुक्राणु को मिलने ही नहीं देगी। अंतः गर्भाशय युक्ति शुक्राणु के भक्षण को बढ़ाती है, अगर लिप्स ग्लूप हमने लगाया है जो कि नॉन मेडिकेटेड है। शुक्राणु की गतिशीलता एवं निषेचन क्षमता कम करती है, अगर हमने कॉपर मोचित आईयूडी लगाया है तो, ठीक है। हार्मोनल गर्भ निरोधन शुक्राणु प्रवेश को रोकती है। सर्वाइकल म्यूकस, जो ग्रीवा म्यूकस होता है श्लेष्मा, उसका नेचर बदल देती है ना, उसकी प्रकृति को गाढ़ा कर देती है उसको, ताकि शुक्राणु अंदर ना पाए। अंडोत्सर्जन एवं निषेचन को रोकना और कम करना, बिल्कुल सही बात है। वैसेक्टमी शुक्राणु जनन को रोकना, शुक्राणु जनन को नहीं रोकती बेटा, शुक्राणु स्थानांतरण, ट्रांसपोर्ट को रोकती है ना, तो आपका 4 गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, पात्र निषेचन से बने 16 से अधिक ब्लास्टोमियर युक्त भ्रूण का स्थानांतरण किया जाता है। तो बेटा पात्र निषेचन मतलब बाह्य निषेचन जो हुआ है परक नली में, है ना, परक नली में निषेचन के बाद जब हमने विदलन कराया, अगर 16 ब्लास्टोमियर है उससे ज्यादा अवस्था में पहुंच गया है, तो उसका स्थानांतरण हम सीधा गर्भाशय में करते हैं, जिसको हम बोलते हैं आईयूटी, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, इंट्रा अंतः गर्भाशयी स्थानांतरण, ट्रांसफर, अंतः गर्भाशयी स्थानांतरण, स्थानांतरण, ठीक है। चलिए, तो उत्तर हो जाएगा इसका 3 फेलोपियन नलिका ग्रीवा फिमरी में नहीं करते। नेक्स्ट, कॉपर मोचक आयोडीज में कॉपर आयन का कार्य है। तो बेटा कॉपर आयंस क्या करते हैं? स्पर्म्स की मोटिलिटी और उनकी फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को कम कर देते हैं। तो शुक्राणु की गतिशीलता और निषेचन, लो भैया पहला ही ऑप्शन आ गया। युग्मक जनन को संदमित नहीं करते हैं, गर्भाशय को रोपण के विरुद्ध नहीं बनाते, ये तो आपके हार्मोन मोचित करते हैं, अंडोत्सर्ग को रोकते हैं, हार्मोन मोचित, है ना। तो कॉपर रिलीजिंग क्या करते हैं? ये स्पर्म्स की मोटिलिटी और फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को कम कर देते हैं। नेक्स्ट, अत्यधिक कम शुक्राणु गणना वाले दंपति को किस विधि द्वारा निषेचन के योग्य बनाया जाता है? तो मतलब मेल में शुक्राणु की संख्या बहुत कम है, तो उस कंडीशन में फीमेल को कैसे आप कंसीव करवाओगे? तो अंतः गर्भाशयी स्थानांतरण नहीं, वो तो हम तब कराएंगे ना जब अंदर स्थानांतरण, अंदर हो ही नहीं सकता निषेचन। युग्मक का अंतः कोशिकीय फेलोपियन स्थानांतरण, युग्मक गिफ्ट बेटा हम कब करवाते हैं? जब फीमेल अंडाणु ना बना पाए, है ना। कृत्रिम गर्भधान, हाँ, आर्टिफिशियली हम उसको इंसेमिनेट करवाएंगे, ठीक है। अंतः कोशिकीय शुक्राणु निषेचन नहीं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका थर्ड। नेक्स्ट, गर्भ निरोधक सहेली, सहेली मादाओं में एस्ट्रोजन की सांद्रता को बढ़ाती है और अंडोत्सर्ग को रोकती है, बिल्कुल सही बात है। गर्भाशय में एस्ट्रोजन ग्राही को अवरुद्ध करती है, बिल्कुल नहीं। आईयूडी बिल्कुल नहीं है बेटा, एक पश्च मैथुन गर्भ निरोधक है, नहीं। सहेली बेटा आपकी एक नॉन स्टेरॉइडल पिल है, ठीक है, जो कि CDRI लखनऊ में बनी है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में बनी है। ये बेटा शुरुआत में तो हफ्ते में 2 बार ली जाती है, लेकिन 2 महीने के बाद इसको हम हफ्ते में 1 बार, तो वंस इन अ वीक पिल इसको हम बोलते हैं, हफ्ते में 1 बार, ठीक है। ये कंसीव होने के बाद नहीं ली जाती, कंसीव होने के बाद जो ली जाती है उनको हम इमरजेंसी या मॉर्निंग पिल्स बोलते हैं, है ना। इसको अगर आपको रोकना है गर्भधारण को, तो बेटा ये इसको एडवांस में ही लेना शुरू कर दिया जाता है, तो ये होता है इसका
उत्तर 1, ये नॉन स्टेरॉइडल है, इसमें स्टेरॉइड नहीं होते हैं, ठीक है। हार्मोन मोचक अंतःगर्भाशय युक्तियों का चयन करो, तो ये बेटा रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, उसमें सिर्फ LNG-20 दिया है, यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए हैं। तो प्रोजेस्टा सर्ट और LNG-20 हार्मोन मोचक करती है। लिप्स लूप मल्टीरोड, ये नॉन मेडिकेटेड है, ये कॉपर रिलीजिंग है। वॉल्ट्स बैरियर है, ये हार्मोन रिलीजिंग है। मल्टीलोड कॉपर रिलीजिंग है, प्रोजेस्टा सर्ट हार्मोन रिलीजिंग है। तो सही उत्तर है आपका 1, प्रोजेस्टा सर्ट और LNG-20। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा यौन संचारित रोग पूर्णतः साध्य नहीं है? तो बेटा 3 ही आपके रोग हैं जो कितनी भी जल्दी अवस्था में आप डायग्नोस कर लेते हो तो भी बेटा आप उनका पूरा ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। पहला हो गया आपका एड्स, HIV, ठीक है, HIV से होने वाला एड्स। दूसरा हो गया आपका जेनाइटल हर्पीस। तीसरा हो गया आपका हेपेटाइटिस बी, ठीक है। तो जर्निक परिसर्प, क्लेमाइडियासिस को ट्रीट कर सकते हैं, निसेरिया गोनोरिया को ट्रीट कर सकते हैं, लैंगिक मस्से जेनाइटल वॉर्ट्स को ट्रीट कर सकते हैं, पर आपका जेनाइटल हर्पीस ट्रीट आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट, निम्न में से किस गर्भनिरोधक तरीकों में हार्मोन भूमिका अदा करते हैं? तो हार्मोन बेटा कॉपर रिलीजिंग में तो कॉपर है, हार्मोन नहीं है। गोलियां हार्मोन, आपातकालीन गर्भनिरोधक हार्मोन, रोध विधियों में हार्मोन नहीं है। स्तनपान अनार्तव में हार्मोन है, प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है इसलिए प्रोजेस्टेरोन कम रहेगा, ठीक है। और गोलियां हो गई आपकी, ठीक है, हार्मोन रिलीजिंग। आपातकालीन इमरजेंसी पिल्स जो है आपके हार्मोन रिलीजिंग होते हैं, रोध विधियां नहीं होती हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट, यौन संचारित रोगों के सही विकल्प का चयन करो। तो सुजाक बेटा यौन संचारित है, मलेरिया नहीं है, जन्निक परिसर्प है। एड्स है, मलेरिया नहीं है। कैंसर नहीं है, सुजाक है। सिफिलिस है, जन्निक परिसर्प है। उत्तर हो जाएगा आपका 4, गोनोरिया, सिफिलिस और जेनेटल हर्पीस। वॉट्स तो मस्से होते हैं ना। नेक्स्ट, निम्न में से किस तकनीक की सहायता से ऐसी स्त्रियां जो गर्भधारण नहीं कर सकती उनमें भ्रूण को स्थानांतरित किया जा सकता है? अच्छा, किस तकनीक में की सहायता से ऐसी स्त्रियां जो गर्भधारण नहीं कर सकती उनमें बेटा हम ट्रांसफर करवा सकते हैं? तो गिफ्ट तो बेटा हम नहीं कर सकते ना। ऐसी स्त्रियां जो गर्भधारण नहीं कर सकती उनमें भ्रूण को स्थानांतरित, तो हम भ्रूण को स्थानांतरित कर रहे हैं ना। तो बेटा एक तो हो जाएगा आपका जिफ्ट, एक हो जाएगा आपका IUT। हम इसमें सीधा ही बाहर से निषेचित जो आपका वो है अंडाणु, हम उसको बेटा यहाँ पर अंदर ट्रांसफर करवा रहे हैं, ठीक है। तो गिफ्ट और जिफ्ट और IUT हो जाएगा, इसमें सही उत्तर हो जाएगा इसका 4। नेक्स्ट, निम्न में से कौन हार्मोन मोचक IUD है? फिर से रिपीट हो गया बेटा LNG-20, उत्तर होगा आपका 3। रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। रतिज रोग किसके द्वारा रतिज रोग बेटा आपके हो गई, ये आपके वेनरल डिजीजेस है ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड STDs किसके द्वारा संचरित होते हैं? रोगाणु रहित सुइयों के उपयोग से नहीं, रोगाणु रहित है तो उससे नहीं होंगे। संक्रमित व्यक्ति के रक्त चढ़ने से बिल्कुल होंगे। संक्रमित माता के से भ्रूण में बिल्कुल होंगे। किसिंग से नहीं होंगे, वंशागति से नहीं होते हैं ना। तो बी और सी ये उत्तर हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट, फिर से मैच कर लो, आ जाओ। वॉल्ट, IUD, शुक्रवाक उच्छेदन, नलिका उच्छेदन। शुक्रवाक उच्छेदन नर में होता है, डिम्बवाहिनी नलिका को हटाते तो नहीं, लेकिन हाँ नलिका उच्छेदन में हम इसको काट के बांध देते हैं। गर्भाशय में शुक्राणुओं की भक्षाणु क्रिया, ये बेटा IUD से होती है, लिप्स लूप में। शुक्रवाहक को हटाना, तो शुक्रवाक उच्छेदन में हम बोल सकते हैं। गर्भाशय ग्रीवा में शुक्राणु के प्रवेश को रोकना है बेटा वॉल्ट। तो A का हो जाएगा 1, लो पहले ही आंसर आ गया। B का हो गया 3, C का हो गया 2 और D का 4, ठीक है। उत्तर हो गया आपका 3। नेक्स्ट, आगे देख लेते हैं। लिप्स लूप का उपयोग किस प्रकार के गर्भ निरोधक के रूप में होता है? तो बेटा ये आपका एक IUD है, और IUD में भी है आपका नॉन मेडिकेटेड, इससे कोई भी औषधि रिलीज नहीं होती है। एक तो कॉपर मोचित IUD हो गया, हार्मोन मोचित IUD हो गया। हार्मोन मोचित में आपका प्रोजेस्टा सर्ट LNG-20 हो गया। कॉपर मोचित में आपका कॉपर T, कॉपर 7 मल्टीरोड 375 हो गया। और औषधि रहित में आपका लिप्स लूप हो गया है ना। तो लिप्स लूप बेटा वॉल्ट रोध नहीं है, औषधि रहित IUD है ना। तांबा मोचक गर्भाशय ग्रीवा रोध नहीं है, उत्तर हो जाएगा आपका 2, ठीक है। नेक्स्ट, फिर से मैच दी फॉलोइंग, आ जाओ। डायफ्राम, गर्भ निरोधक गोलियां, अंतः गर्भाशय युक्तियां, स्तनपान अनार्तव। यहाँ से शुरू करते हैं। तो स्तनपान अनार्तव का प्रसव के बाद आर्तव चक्र एवं अंडोत्सर्ग की अनुपस्थिति, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रोलैक्टिन का लेवल इस टाइम पे हाई होता है, ठीक है। प्रोलैक्टिन का लेवल इस समय पे हाई होता है। तो D का हो जाएगा 3, D का 3, 2 हट गए। अंतः गर्भाशय युक्तियां, अंडोत्सर्ग एवं रोपण का दमन,
हाँ, एक तरह से गर्भ निरोधक हम बोल सकते हैं। डायाफ्राम क्या करते हैं, वे गर्भाशय ग्रीवा को ढककर शुक्राणु का प्रवेश रोक देते हैं। ये एक तरह से बैरियर हो गए। तो ए का हो गया 4, ए का 4 लो बेटा, आंसर आ गया अपना। ए का 2 तो बिल्कुल नहीं हो सकता ना, ठीक है। गर्भाशय में शुक्राणु की भक्षाणु क्रिया को कौन बढ़ा देते हैं, अंतर्गर्भाशय युक्तियां। तो सी का हो जाएगा 2, सी का 2, हाँ ठीक है ना। और बी, गर्भ निरोधक गोलियां अंडोत्सर्ग एवं रोपण का दमन करती हैं, बी का 1 बिल्कुल सही है। उत्तर हो जाएगा बेटा आपका 1। नेक्स्ट हो गया, ठीक है। तो ये थे बेटा आपके क्वेश्चंस, जिसमें हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 56 क्वेश्चन आए बेटा इस इन 2 चैप्टर से मिला करके आपके नीट में पिछले 10 सालों में, और रिपीट होते हैं, देख लिया आपने। कई बार क्वेश्चन का ऑप्शन का क्वेश्चन बन जाता है, पर कंसेप्ट सेम रहता है, ठीक है। तो अक्सर कंसेप्ट रिपीट होते हैं। बाकी बेटा हमारा यहाँ पे नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस में जूलॉजी कंप्लीट होता है। आप लोग प्लीज़ सेल्फ प्रैक्टिस करिएगा, मैराथन ज़रूर अटेंड करिएगा, ठीक है, जिसमें हम एक ही शॉट में आपके सारे क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, सॉरी सारे चैप्टर्स करवाने वाले हैं, क्विक रिवीजन। यस, अपना ध्यान रखिएगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। बाय बाय।